नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। कोई देश एक दिन में नहीं बनता है। देश को 8.5 साल से चलाने वाले नेता भी एक दिन में नहीं बनते हैं। ठीक समझा आपने, मैं बात कर रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या बात है कि नरेंद्र मोदी पर बहस कभी खत्म नहीं होती है। गुजरात में वोटिंग के ठीक पहले मोदी फिर सुर्खियों में हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने ताजा सर्वे में एक बार फिर मोदी की अप्रूवल रेटिंग टॉप पर बताई है, 77%। 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी दुनिया के नेताओं से बहुत आगे है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर निशाने पर है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी का दावा है कि वो यात्रा के जरिए एक तपस्या कर रहे हैं। राहुल के मुताबिक वो भारत में फैलाई जा रही नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मोदी की सरकार पर ही ऐसा हमला होता तो भी गनीमत थी। मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहकर भी निजी हमला किया कि मोदी झूठों के सरदार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर जब ऐसे हमले हो रहे हैं, तब उन्होंने भी बाटला हाउस एनकाउंटर पर बहाए गए आंसुओं का सच कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया। तो आज सवाल पब्लिक का यही कि क्या बाटला पर आंसू बहाने वाले आज हिंसा और नफरत का झूठा बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? और मोदी अप्रूवल रेटिंग्स में अगर टॉप पर हैं, तो फिर कांग्रेस के लिए झूठों के सरदार कैसे हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर भारत पहुंच चुकी है। यात्रा मध्य प्रदेश से इस वक्त गुजर रही है। मध्य प्रदेश पहुंचकर राहुल गांधी ने अपनी इस कथित गैर राजनीतिक मकसद वाली यात्रा को नया विमर्श दे दिया है। राहुल गांधी के मुताबिक देश में नफरत, डर और हिंसा के खिलाफ वो एक तपस्या कर रहे हैं। राहुल लंबे समय से कह रहे हैं कि संविधान की हत्या की कोशिश हो रही है। उन्होंने सरकार की नीतियों को जनता को डराने का हथियार तक बता दिया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। नोटबंदी, गलत जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन और कोरोना के समय इन्होंने जो किया, ये पॉलिसियां नहीं हैं, ये हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बेरोजगार बनाने के, डराने के हथियार हैं। मोदी सरकार पर राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन राहुल गांधी को एक बिग पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। वो बिग पिक्चर क्या है? पड़ोसी देश चीन से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको लगेगा कि आज कार्यक्रम में इन तस्वीरों का आखिर मतलब क्या है। पड़ोसी देश चीन, जहां सेना से लेकर मीडिया तक सब कुछ एक पार्टी, एक नेता, एक विचारधारा के आगे नतमस्तक होते हैं, वहां की ये तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ बीजिंग की सड़कों पर खुला विद्रोह हुआ है। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एक ज्वालामुखी चीन के शहर शहर में बन चुका है। और ये तस्वीरें तब सामने आ गई हैं जब चीन में पत्ता हिला या नहीं, इसकी खबर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तय किया करती है। और भला चीन के किस नेता के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ है? उस शी जिनपिंग के खिलाफ चीन की जनता का ये आक्रोश फूटा है, जो चेयरमैन माओ के बाद चीन के सबसे पावरफुल लीडर है। वो जिनपिंग जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव यानी BRI जैसे नीतियों के जरिए दुनिया का सिकंदर बनना चाह रहे हैं, ये विरोध उनके खिलाफ है। लेकिन राहुल गांधी को उस मोदी सरकार की नीतियां हिंसक लगती हैं, जहां आज शाम 6 बजे तक 219,90,92,547 कोरोना के टीके लग चुके हैं और इनमें से ज्यादातर टीके मुफ्त हैं। राहुल गांधी को उस देश की सरकार की नीतियां हिंसक लगती हैं, जहां कोरोना काल में देश के 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पा रहे हैं। और तो और जहां अर्थव्यवस्था लॉकडाउन से पड़े आर्थिक असर के बावजूद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। राजनीति में नेता की नीति और नियत की बड़ी अहमियत होती है। जिनपिंग कोरोना न संभाल पाने पर मानो पूरे चीन को ही कोरोना जेल बना रहे हैं, जिसका नतीजा विद्रोह के तौर पर आज सड़क पर दिखाई दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध में ऐसे फंसे हैं कि वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। यूके में राजनीतिक अस्थिरता का हाल यह है कि 1 साल के भीतर तीसरा प्रधानमंत्री चुनना पड़ा है। ये सब कुछ दुनिया में घट रहा है, वर्ल्ड लीडर्स के साथ घट रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमीज में घट रहा है। अब मोदी की तुलना आप बाकी वर्ल्ड लीडर्स से इस वक्त करिए। मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे के मुताबिक 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की 41%, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की 36%, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की 31% और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स की 29% रेटिंग से काफी आगे। नॉट एरा ऑफ वॉर का पुतिन के सामने दिया गया मोदी का बयान यूएन आम सभा से लेकर G20 के सम्मेलन तक सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने आता है। लेकिन मोदी को देश के भीतर झूठों का सरदार कहा जा रहा है और देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सुनिए। अरे भाई 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे और आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये निजी हमले क्यों हो रहे हैं? क्या इसकी वजह यह है कि वो देश का राजनीतिक ट्रेंड बदल चुके हैं? क्या विपक्ष न एकजुट होकर और न अकेले ही उनका मुकाबला कर पा रहा है? मोदी के खिलाफ आज नफरत और हिंसा देश में भरने का आरोप राहुल गांधी का है। तो उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों को आतंकवाद के मसले पर घेरने की कोशिश की। पीएम ने कांग्रेस को बाटला के आंसू पर आईना दिखाकर बड़ा आरोप लगा दिया। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं मोदी को टारगेट करने में लगी रही। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। तो आज सवाल पब्लिक का, जिन मुद्दों के इर्द गिर्द, जिन पॉइंट्स के इर्द गिर्द पूरी चर्चा, वो सवाल आपके सामने रख रही हूं। क्या जनता में 77% अप्रूवल रेटिंग वाले पीएम मोदी को झूठ का सरदार कहना लोकतंत्र का अपमान है? सवाल नंबर 2, क्या भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राहुल गांधी देश में नफरत, हिंसा और डर का हवा खड़ा कर रहे हैं? और सवाल नंबर 3, क्या बाटला एनकाउंटर के आंसू पर आईना दिखाया गया तो मोदी की नीतियां विपक्ष को, राहुल गांधी को हिंसक लगने लगी हैं? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पूरी बातचीत होगी। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव जी आ गए हैं। तहसीन पुनावाला राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवनिजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। प्रोफेसर आकाशदीप मुनि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ आ गए हैं चर्चा में। और सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष जी भी चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओपन डिबेट की मैं शुरुआत करूं उससे पहले 30 सेकंड का समय मैं हर वक्ता को उनके शुरुआती रिमार्क्स के लिए दूंगी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 30 सेकंड में अपने शुरुआती रिमार्क्स को आप खत्म करने की कोशिश करिएगा। शुरुआत में यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता की बात करना चाहूंगी। जीवीएल, आपको क्या लगता है, मौत का सौदागर से झूठ का सरदार तक क्या बदल गया? आपको मीनाक्षी जी, आपको सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी को जितना गाली अपोजिशन ने दिया है, जितना अपशब्द उनके प्रति उपयोग किया है, ये भारत के इतिहास में किसी नेता के प्रति ऐसा नहीं, अन्याय नहीं किया होगा। और लेकिन देश की जनता उसको प्रधानमंत्री जी की, मोदी के समर्थन में अपने जवाब दे करके उनको उनकी मुंह पर जवाब दे रही है। 77% प्रधानमंत्री जी का, जो विश्व के स्तर के जो नेता है, प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व में आज बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। कल परसों जो चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर उनका रेटिंग 36% है।
ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने बताए सर। अभी 30 सेकंड्स के ओपनिंग रिमार्क्स ले, फिर ओपन डिबेट में सर लंबे बिंदु रखिएगा। तहसीन पूनावाला, जो सवाल मैंने जीवीएल साहब से पूछा वही सवाल आपके पास लेकर आ रही हूं। मौत के सौदागर से लेकर झूठों का सरदार तक क्या बदल गया? प्रधानमंत्री पर निजी हमले कांग्रेस की भूल है, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं। मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री जी बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि बार बार प्रधानमंत्री महोदय इतना झूठ बात करते हैं। मौत का सौदा तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2002 में उनकी गौरव यात्रा में की थी, ना कि कांग्रेस ने। दूसरी चीज, आज बटला हाउस पे प्रधानमंत्री जी ने दोबारा से झूठ बोला। मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। शहीद मोहनचंद शर्मा जी की पत्नी को, मिसेज माया शर्मा को, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उस वक्त के देश के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी और देश के प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा। उनको पुलिस अवार्ड और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अशोक अवार्ड से नवाजा गया। सोनिया जी के पत्र में से 2 लाइन में लिखता हूं, माया शर्मा जी को लिखती है कि आपके पति का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और जो वर्तमान सरकार है वो उनको पूरा इंसाफ दिलाएगी और इन आदमियों को फांसी की सजा दिलाएगी। इसके अलावा सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह जी ने कुछ बयान दिए थे, उस पर कांग्रेस ने खंडन करते हुए कहा कि इस बयान का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है और उनके फ्यूनरल में बीजेपी का एक भी नेता नहीं गया था। कांग्रेस के गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी, शीला दीक्षित जी और 30 सेकंड कंप्लीट हो गया। आशुतोष जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी की भूल है प्रधानमंत्री पर निजी हमले करना? यहां गेम बदल जाता है राजनीति की पिच पर। ये बहुत दिनों से मैं सुनते आ रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए सबसे ज्यादा उन पे हमले क्यों हुए, किस लिए हुए, कौन से कारण है। अटल बिहारी वाजपेयी पे तो व्यक्तिगत हमले नहीं हुए, लाल कृष्ण आडवाणी पे व्यक्तिगत हमले नहीं हुए, दीनदयाल उपाध्याय पे व्यक्तिगत हमले नहीं हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यक्तिगत हमले नहीं हुए। तो अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे लोगों पर सबसे ज्यादा व्यक्तिगत हमले किसने किए। किसने सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बोला, किसने राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा बोला, किसने शशि थरूर की 40,000 की जो गर्लफ्रेंड किसने बोला। तो ये अगर आप व्यक्तिगत हमले दूसरों के ऊपर करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर हमले होंगे। तो मैं तो बार बार कहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी तीखे से तीखे हमले संसद के अंदर करते थे, लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने अटल बिहारी वाजपेयी पर, कांग्रेस के किसी नेता ने कभी भी उन पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए, जबकि लोग कर सकते थे। तो ये बात तो सोचनी चाहिए। ठीक है सर। प्रोफेसर मुनि, ये पूरी राजनीतिक बहस जब इन सभी मुद्दों पर छिड़ी हुई है, पर्सनल अटैक्स क्या भारतीय राजनीति में बहुत कॉमन हो चले हैं और इनको अब बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है? देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, हम उनको सम्मान करते हैं और सम्मान करना चाहिए, व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए। पर आज की बात यह है कि ना कि व्यक्तिगत मुद्दों से बढ़कर आम मुद्दों पे जनता फोकस कर रही है। जैसे 2014 में पेट्रोल 60 रुपए था, आज 100 रुपए है, डीजल 50 रुपए था, आज 90 रुपए है, एलपीजी 500 रुपए था, आज 1060 रुपए। ये बदलाव आया है कि ना कि व्यक्तिगत मुद्दों से बढ़कर आम मुद्दों पे बातचीत हो रही है। और आने वाला चुनाव, गुजरात चुनाव हो, एमसीडी चुनाव हो, दिल्ली चुनाव हो, हर चुनाव हो, ये आम लोगों की बातों पे होगी, ना कि किसने किस पे क्या बोला, कब बोला, कैसे बोला। इससे ऊपर आके जनता वोट करे। ठीक है, चलिए अब डिबेट की यहां पर शुरुआत कर रहे हैं। अब नीजेश अवस्थी जी भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। जीवीएल साहब, फिर आपके पास लौटूंगी। देखिए, जो बाकी पैनलिस्ट से बातें निकलकर सामने आई, निजी हमले करने में खुद बीजेपी के लीडर्स और प्रधानमंत्री भी पीछे नहीं रहे हैं, उनका सीधा सीधा ये आरोप है। तो फिर क्यों आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार का जो शब्दावली का नीच, किसी ने किसी को इस प्रकार का शब्दावली से किसी नेता को, हमने कभी किसी को टारगेट किया है? प्रधानमंत्री को नहीं, आशुतोष जी ने भी अभी कुछ फ्रेजेस गिनवाए थे ना, आशुतोष जी ने भी कुछ फ्रेजेस गिनवाए थे कि उस तरह के फ्रेजेस भी सार्वजनिक मंच से बोले गए हैं। श्रेणी अलग है। नपुंसक ने जो शब्द का मैं कह रहा हूं इम्पोर्टेंट, यह किसी ने इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया? नीच, किसी ने इस प्रकार का जाति पर कोई हमला किया? किसी ने इस प्रकार का ये कहना कि हमारे पार्टी ऑफिस में हम उनसे चाय बिकवा देंगे, क्या ये सब कांग्रेस नेताओं ने नहीं किया? और जितना उन्होंने किया है वो उसकी लंबी लिस्ट को छापेंगे, आपको 2-3 किताब छापना पड़ेगा आशुतोष जी। आप हमारे यहां से 5, 6, 10 गिना सकते हैं, मैं उनके यहां से 1000 गिना सकता हूं। ये निजी हमले क्यों किए गए?
मैं मानता हूं ठीक है अटल जी पर इस प्रकार इस स्तर के नहीं किए होंगे, बट लेकिन शायद मोदी जी से और ज्यादा भय है। हम जब राजनीतिक विरोध, आपको मां बेटे का पार्टी कहते हैं, ये सच्चाई है, इसमें कौन सी गाली है? ठीक है, हम कांग्रेस को कहते हैं मां बेटी की पार्टी, वो हम बार बार कहेंगे। ठीक है, आपको ये बात चुभती है? ठीक है, हमारे कुछ बड़े नेता ऐसा कर शब्द आशुतोष जी देखिए, उनका सीधा आरोप ये है कि ये बातें चुभती हैं और इनसे आगे चाहे एक ही पार्टी का, एक ही परिवार का राज था, परिवारवाद चल रहा था, इन सब बातों से निकलने के लिए डर का ये माहौल विपक्षी नेताओं की तरफ से बनाया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कहने के लिए निकले हैं, लेकिन अपना राजस्थान उनसे संभल नहीं रहा, जहां पर खुद अशोक गहलोत कह देते हैं कि सचिन पायलट गद्दार हैं। देखिए, इस डिबेट में जाएंगे तो डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। खुद भारतीय जनता पार्टी के बलराज मधोक ने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या कहा, उनकी किताब पढ़ लीजिए, आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा। तो अपने ही लोगों का चरित्र हनन उमा भारती का किस तरीके से किया गया, गोविंदाचार्य का किस तरीके से किया गया, किन लोगों ने किया, ये सबको मालूम है। मैं तो एक बेसिक बात कहता हूं, क्या एक सोनिया गांधी एक महिला को जर्सी काऊ कहना, क्या यह पवित्र शब्द है? और क्या देश के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री को इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो फिर मैं इस डिबेट में सारी बातें मान लूंगा जो जीवन नरसिम्हा राव जी कर रहे हैं। तो सर क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष को, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंच से झूठों का सरदार कहना चाहिए? फिर क्या ये शोभनीय है? फिर इसका तो सर कहीं अंत ही नहीं होगा ना। इसका गलत मेरे गलत से ज्यादा या कम, इस चीज का तो कहीं अंत ही नहीं है। जो गलत है उसको फिर खुलकर कहा जाए कि ये गलत है। ये परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकल के सामने आता है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ इस बात कर रहा हूं। आपने जिस तरीके से जेम्स माइकल लिंगडो को बदनाम करने की कोशिश की 2002 के चुनाव में, जिस तरीके से आपने राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा, क्या ये शब्द बहुत अच्छा शब्द है? अगर एक महिला के लिए आप जर्सी काऊ का इस्तेमाल किया, एक अच्छा शब्द है। मनमोहन सिंह के लिए किसने शिखंडी शब्द का इस्तेमाल किया था? किसने मनमोहन सिंह को इनकॉम्पिटेंट कहा था, इनइम्पोर्टेंट कहा था? ठीक है, ये किन लोगों ने कहा था? तो अपने निजी आरोपों का सर आपने ये पूरा सिलसिला गिना दिया। ठीक है, निजी आरोपों का आपने ये पूरा सिलसिला गिना दिया, लेकिन मैं उससे और जो है आगे जाना चाहूंगी और अरविंद जी आपको चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। यहां पर देखिए, पर्सनल टिप्पणियां एक तरफ, लेकिन उससे अलग बार बार ये कहना कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, डर का एक माहौल देश में बनाया जा रहा है, जो नीतियां हैं वो नीतियां देश के फैब्रिक को जो है वो नष्ट कर रही हैं, ये सब जब मंच से कहा जाता है तो क्या उस समय इंटरनेशनल एजेंसीज भारत के बढ़ते दबदबे, भारत के बढ़ते रौब को लेकर जो कह रही हैं, उन सब चीजों को क्या नजरअंदाज किया जा रहा है या संकीर्ण चश्मे से देखा जा रहा है? मैं मीनाक्षी जी, पहली बात तो मैं आशुतोष जी को यह बता दूं, जीवील जी को शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी को संसद में गद्दार कहा था श्रीमती सोनिया गांधी ने। आप जाकर के, आप तो संसद कवर करते रहे हैं, गद्दार कहा था। बड़े बात सी बात है। शशि भूषण वाजपेयी भी एक उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए थे वो भी आप याद कर लीजिएगा। आप बलराज मधोक की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ उनको कट्टरवादी और जिस तरीके का उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए गए थे, तमाम अखबार की कटिंग आज भी उपलब्ध है, आप जाकर के देख लीजिएगा। पहली बात तो यह कि उनको यह मत कहिएगा कि आज आपको वाजपेयी जी और जोशी जी और आडवाणी जी बहुत प्यारे लगने लगे हैं, बहुत सम्माननीय लगने लगे हैं। आप उससे पहले कि जहां 77 से लेके 75 से लेकर के आगे जाकर के जो आप देखेंगे तो क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए, पहली बात तो ये। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि इंटरनेशनल रेटिंग है ये, इसमें कोई बीजेपी ने अपनी मैनिपुलेट करके, संघ का कोई व्यक्ति वहां पर सीईओ नहीं है उस मॉर्निंग कंसल्टेंसी का, और सिर्फ वही नहीं, जितने भी आंकड़े हैं उनको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो गलत है। मैं कहता हूं आंकड़ों के साथ। अभी आप ये रिपोर्ट देखिए, क्या है रिपोर्ट, क्या है, और ये भी आईएमएफ कह रहा है, इंडिया हैज ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट एक्सट्रीम पॉवर्टी, आईएमएफ। फॉरेन एक्सचेंज का क्या हाल है, जीडीपी का क्या हाल है, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी उसका क्या हाल है, उसकी तुलना में भारत का क्या हाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस वैक्सीन के लिए ये तमाम यहां पर लॉबिंग की जा रही थी, उसका वहां पर क्या इफेक्ट दिखाई दे रहा है यूरोपीय और अमेरिका में, उसकी जरा तुलना कर लीजिए कि आज कोवैक्सीन और कोविशील्ड की ये क्या इफेक्टिवनेस है और वहां पर क्या साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सारी गालियां हैं, ये सारी गालियां हताशा और निराशा में
न उसको अजय समझ लेना कि हमने ठीक है। जो मंत्री यहाँ पे कहे, हताशा और वो निराशा में बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला, मुझे बताइए 77% अप्रूवल रेटिंग अगर देश के प्रधानमंत्री को मिलती है तो क्या इसे बड़े चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये रेटिंग्स में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। चुनाव आएंगे, पता चलेगा। और अब इस वक्त मैं ये चीज मानता हूँ, मोदी नहीं, जी लेकिन चुनाव में भी तो बीजेपी जीत रही है ना फिर अलग अलग राज्यों में। अपनी बात कर दूं, क्योंकि अगर आप इंटरप्ट करोगे तो यहाँ पे लैग है, लेकिन चुनावों में भी तो लैग है। अगर मैं अपनी बात कर दूं तो फिर सुनाई नहीं दे रहा है, तो दर्शकों को पूनावाला बस एक पॉइंट यहाँ पर कहना चाहती हूँ। आपने कहा कि रेटिंग पे आपको भरोसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा रेटिंग पे भरोसा नहीं, जनता की अदालत में फैसला होगा। तो चुनावों के जो नतीजे आ रहे हैं वो तो आप भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी श्रिंक होती जा रही है और क्यों बीजेपी की जो पोजीशनिंग है देश के बाकी राज्यों में सरकारों में बढ़ी है? ऐसा क्यों हो रहा है फिर? क्योंकि बीजेपी के पास ईडी की ताकत है, सीबीआई की ताकत है, इनकम टैक्स की ताकत है। और ईडी के द्वारा से जो चुनाव हार गए, चुनाव जीत गई बीजेपी। मध्य प्रदेश हार गई थी बीजेपी, गोवा हार गई थी बीजेपी 2012 में, वो 2017 में चुनाव जीत रही है ईडी के ताकत से। और उन्हें कोई कुछ नहीं करा। मुझे मूल बात कहनी है। मूल आपका डिबेट किस चीज पे? क्या वर्तमान प्रधानमंत्री साहब बिल्कुल सत्य बोलते हैं या असत्य बोलते हैं? मैंने आपको बाटला हाउस का सत्य के चैनल पे मैंने बताया। मैं आपको और एक चीज से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। 2017 में मैं टाइम्स नाउ पे था, आपके सिस्टर चैनल पे, माननीय प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे थे, नाविका जी से कवर कर रही थी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को कोट कर रहा हूं टाइम्स नाउ के हवाले से, कि देखिए मेरी सरकार यानी कि उस वक्त की वर्तमान केंद्र की सरकार को तोड़ने की साजिश हो रही है। इस साजिश के पीछे जनरल दीपक कपूर है। गुजरात में चुनाव करते हुए प्रधानमंत्री जी जनरल दीपक कपूर और हमीद अंसारी पे आरोप लगाए प्रधानमंत्री जी ने। मुझे फैक्ट चेक करना 2022 में है। क्या आपने दीपक कपूर को अरेस्ट किया, हमीद अंसारी को अरेस्ट किया? अगर या तो आपने तब झूठ बोला या तो आप आपकी संवैधानिक ड्यूटी पे फेल हो गए। मैं दूसरी चीज अपनी बात समाप्त करता हूं। 26/11 मेरे व्यक्तिगत मित्र हेमंत करकरे इस देश के लिए शहीद हुए। नाविका जी से बात करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं प्रज्ञा ठाकुर जिसने मेरे दोस्त शहीद हेमंत करकरे को गाली दी उसे हृदय से माफ नहीं करूंगा। क्या एक्शन लिया प्रधानमंत्री ने प्रज्ञा ठाकुर पर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे मित्र शहीद हुए इस देश के लिए, क्या एक्शन लिया प्रधानमंत्री जी ने? आपके चैनल को यह वादा किया था। इसे झूठ ना बोले तो क्या बोले हम? ठीक है, जीवीएल साहब जवाब दीजिए। मीनाक्षी जी 10 सेकंड आ रही हूं विजय जी। जीवीएल रिस्पॉन्ड करने वाले एक बार। तहसीन यहाँ झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले कांग्रेस नेता है और कांग्रेस के समर्थक है। ये बाटला हाउस एनकाउंटर में जो सलमान खुर्शीद ने जो कमेंट किया था, मेरे आंखों के सामने सोनिया गांधी रो पड़ी, बच्चे मर गए, आतंकवादी बच्चे मर गए। तो क्या ये झूठ है? तो फिर उनको क्यों सरकार से क्यों नहीं हटाया गया? पार्टी के पदों से सलमान खुर्शीद को क्यों नहीं हटाया गया? ये दोनों एक तरह से वोट बैंक राजनीति करने वाले सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी, सलमान खुर्शीद इतना बड़ा झूठ बोले हैं तो फिर पार्टी से उनको निकालना चाहिए था ना। लेकिन जीवीएल साहब ठीक है, जीवीएल साहब, लेकिन सवाल ये भी है, आप 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हैं। सर एक सेकेंड, जीवीएल साहब, आप साल 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है सर, मेरी बात सुन लीजिए। जीवीएल साहब, बाटला हाउस 2008 में हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूपीए सरकार इस देश से चली गई, 2014 में आप आए, फिर 2019 में री इलेक्ट होकर आ गए। आज भी क्यों बाटला हाउस को याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है, जबकि 2 रेजिम आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, जनता का मैंडेट ऑलरेडी आपको मिल चुका है, उसके बावजूद ये याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको किस बात का डर है? नहीं मीनाक्षी जी, जनता की 2008 में जो घटना घटी उसको हमको भूलना चाहिए। आज नहीं, 100 साल के बाद भी उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार एक अवसरवाद राजनीति करती है, आतंकवादी को भी, आतंकवाद के साथ भी समझौता करती है अपने राजनीतिक वोट बैंक के लिए। ये बात सर, जनता ने उसे याद करके 2 बार आपको मैंडेट दे दिया, 2014 और 2019 में 2 बार मैंडेट दे दिया, कई राज्य सरकारों में भी मैंडेट दे दिया, लेकिन फिर आपको क्यों बार बार उसी को जो है बयानों में लेकर आना है? ये मेरा सवाल था। जनता मैंडेट नहीं, मैं जवाब उसी का दे रहा हूं। एक पार्टी के कल्चर, एक कांग्रेस पार्टी की क्या नीति है, क्या नीयत है, उनकी असलियत क्या है, ये देश के जनता के सामने रखने में ऐसे कई उदाहरण को प्रस्तुत करना पड़ता है, लोगों को याद दिलाना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी अचानक एक ड्रामा कर सकती है। ठीक है, तहसीन रिस्पॉन्ड करिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है तहसीन, ठीक है तहसीन पुलावरा रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं आशुतोष जी और मुनी साहब के पास जाऊंगी। बोलिए।
एक झूठ को बार बार दोहराना। मैंने आपको सोनिया जी का पत्र पढ़कर सुनाया जो उन्होंने माया जी को, शहीद मोहन जी की पत्नी को लिखा। हाईएस्ट अवार्ड मिला। सलमान खुर्शीद ने एक बयान किया जो गलत था। जनार्दन द्विवेदी मीडिया इंचार्ज ने बयान को नकारा। एमपी साहब प्लीज मेरी बात होने दीजिए ना, हम दोनों बात करेंगे तो सुनाई नहीं देगा। प्लीज प्लीज मेरी बात होने दीजिए। मोहन शर्मा जी के फ्यूनरल में बात को मत आप बोल दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। आप बोल दीजिए। सलमान खुर्शीद के ऊपर क्या किया गया? मैं बोलता हूँ सर, आप समाप्त कर लीजिए ना सर। ठीक है सर, अब सिर्फ बाटला हाउस की डिबेट नहीं है सर, उसके आगे भी जाना है। फटाफट कंप्लीट करिए अपना पॉइंट। मुझे उत्तर देने दीजिए ना। ठीक है, 2008 के मुद्दे पर अब मैं 2022 पर डिबेट नहीं चाहती, उसके आगे भी जाना है। कंप्लीट करिए तहसीन पुनावाला, फिर मैं अगले पॉइंट पर जाऊंगी। प्लीज कंप्लीट करिए। प्लीज, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। शहीद मोहन शर्मा जी के फ्यूनरल में उस वक्त के गृह मंत्री चिदम्बरम, एमओएस होम, चीफ मिनिस्टर दिल्ली सारे गए थे। बीजेपी का एक भी नेता नहीं था। लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आईएसआई को पठानकोट में बुलाने के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए आपको? आतंकवादियों को बिजनेस क्लास में अजीत डोवल के द्वारा काबुल और कंडाहार भेजने के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए आपको? मैं आपसे पूछता हूं। आपने आतंकवादियों को रिलीज किया, जिना की कब्र पे जाके अपने सजदा करते कहा इससे बड़ा सेक्युलर आदमी कोई नहीं है। क्या सजा मिलनी चाहिए आपको? सलमान खुर्शीद को कांग्रेस ने नकारा। मैं ओपनली कहता हूं नकारा, कहा गलत है। आप कहिए मोदी जी गलत था ऐसा लाने को पठानकोट पे, कहिए गलत थे वो। मैं कह रहा हूं सलमान गलत थे। ठीक है अवनीश अवस्थी जी, ये जो बातचीत है पूरी ये बहुत हद तक बाटला हाउस के इर्द गिर्द घूम गई, लेकिन मैं फिर भी बड़ी पिक्चर यहाँ पर बातचीत पे लेकर आना चाहती हूँ। जब बात इंटरनेशनल एजेंसीज की रेटिंग की हो रही है तो तहसीन पुनावाला उसे नकार देते हैं, कहते हैं वो इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन यूपीए रेजिम को भी इंटरनेशनल एजेंसीज ने अपने अपने तरीके से रेट किया है, तो जो पसंद आया उसे स्वीकार कर लिया, जो नापसंद है उसे रिजेक्ट कर दिया। एग्जैक्टली मीनाक्षी जी, बात यही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक वो विज्ञापन पैसे देकर छपवाने वाली खबर, जो न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि जो भारत के और मोदी के खिलाफ लिख सकता है उसको अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगे, उसकी खबर तो यहाँ पे अखबार में ला करके सब दिखाते हैं। लगातार अखबारों में फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के, इकोनॉमी पॉलिसी को लेकर के, हाउ टू हैंडल कोरोना, इसको लेकर के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो खबरें छपी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बात जहां तक बाटला हाउस की, बाटला हाउस सिर्फ बाटला हाउस नहीं है, एक आतंकवाद है। और आतंकवाद दक्षिण में जिस तरीके से कोयम्बटूर 2 अभी घटनाएं हुई हैं, पंजाब में जिस तरीके से घटनाएं दिखाई दे रही हैं, आतंकवाद के प्रति अगर हम फिर से, आप एक बात समझिए, जहां हिंदुस्तान में जयपुर हो, बनारस हो, दिल्ली का सरोजनी नगर हो, जहां पर हो अक्षरधाम हो, बार बार बम फटते थे रोज, कभी मालूम नहीं चलता था। आज अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो उसके लिए मानना चाहिए कि आज वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आतंकवाद के प्रति हम बिल्कुल आतंकवाद इर्रेलेवेंट हो गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पर कुछ दिखाई देता है, लेकिन पूरे देश में आज वो आतंकवाद का वो हिस्सा, वो चेहरा नहीं है जो आज से कुछ साल पहले यूपीए की सरकार में दिखाई देता था। महत्वपूर्ण बात यह मीनाक्षी जी कि यहां पर खुद सलमान खुर्शीद के द्वारा कहे हुए वक्तव्य को कहते हैं मैं नहीं मानता, जो ऑफिशियल प्रवक्ता भी नहीं है कांग्रेस के, वो कहते मैं नहीं मानता। अरे मत मानिए आप, लेकिन कहा तो है ना। और ये भी कहा है कि आपके ही मंत्री ने जाकर के पाकिस्तान में जाके कहा था भैया हम तो हरा नहीं पाए उनको, हमने तो उनको चाय बेचने के लिए आमंत्रित किया था, वो प्रधानमंत्री बन गए, आप हमारी मदद कीजिए। जनता के सवाल यहाँ शामिल करना चाहूंगी कार्यक्रम में। तारा देवी प्रजापति का जौनपुर से ये सवाल है, वो ये सवाल पूछ रही हैं कि मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की मदद मांग रहे थे, क्या ये सही था या गलत था? जौनपुर से ये सवाल आया है तारा देवी प्रजापति का। दूसरा सवाल अंजनी कुमार शर्मा का है इंदौर से, और इनका सवाल है राहुल गांधी मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो ये क्यों भूल रहे हैं जो जनता बिना मास्क बिना दूरी बनाए चल रही है वो मोदी जी की ही देन है। और मैं चाहूंगी प्रोफेसर मुनि आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। देखिए कोविड को लेकर जो प्रयास हुए, इतनी बड़ी आबादी के लिए जो अरेंजमेंट्स हुए, जनता अभी भूली नहीं है और सवालों में भी वो झलक दिखाई दी, लेकिन क्या विपक्ष इसके प्रति आंखें मूंद लेना चाहता है? देखिए मीनाक्षी, दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहले तो चीज है कि बातें बोल, जो गालियों पे हम बात कर रहे हैं, अब बीजेपी के प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पे आके उन्होंने केजरीवाल जी को खालिस्तानी बोला था। पंजाब इलेक्शन से पहले आपको याद होगा, कुमार विश्वास के सौजन्य से उन्होंने क्या क्या नहीं बोला कि ये खालिस्तानी है, ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है। उन्होंने उस समय के चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब ने तो लेटर भी लिखा था कि होम मिनिस्टर को इनकी जांच की जाए।
आज क्या हुआ, 6 महीने हो गए, पंजाब में सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, क्या हुआ उससे? क्या केजरीवाल जी पे कोई वो ये प्रूव करता है कि केजरीवाल जी आप आंसर कर दीजिए कि नहीं, क्या हुआ उससे? क्या आतंकवादी है या नहीं है? सर अगर नहीं, ठीक है सर, मेरी डिबेट आज सिर्फ निजी टिप्पणियों पर नहीं है, क्योंकि बीते अगर 20 चुनाव आप उठा के देख लेंगे, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो चाहे वो सेंटर के चुनाव हो, पिछले 20 चुनावों में तमाम नेताओं ने ऐसे शब्द एक दूसरे को कहे हैं। तो मैं सिर्फ इसी आधार पर पूरी बातचीत को नहीं समेटना चाहती। मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर जो ये सवाल अभी एक व्यूअर का यहाँ, वो ये कह रहे हैं कि कोविड में जिस तरह से काम हुआ वो उन्हें याद है आज की तारीख में, भूल जाइए इंटरनेशनल एजेंसीज भी क्या कह रही हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी को भी ये लगता है कि मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने तक जैसी बुनियादी चीज अगर इस पर काम हुआ है, तो अपने देश की सरकार को इस पर क्रेडिट देने से क्यों कतराते हैं विपक्ष के नेता, क्यों कतराते हैं? कोई किसी को क्रेडिट देने से कतराता नहीं, हम क्रेडिट देते हैं देश के। तो अच्छा काम हुआ ना, खुलकर कहिए फिर हुआ अच्छा काम को, नहीं अच्छा काम हुआ फिर को, देश के डॉक्टरों को, देश के सफाई कर्मियों को, सबने काम किया साहब, सिर्फ एक आदमी ने काम नहीं किया देश के लिए। इसीलिए ये चीज ध्यान रखना चाहिए सबको कि नहीं, सबने काम किया तभी देश आगे बढ़ता है, सिर्फ एक आदमी के काम से देश आगे नहीं बढ़ता। और दूसरी बात है कि नहीं, अगर आप रियली बात करना चाहते हैं चुनावी मुद्दों पे, तो मुद्दों में बात करिए। कोविड के बाद क्या हर्ष हुआ हमारी इकोनॉमी का? एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ा? ठीक है, हमारे देश में इन्फ्लेशन क्यों आज सबसे ज्यादा है? क्यों इन्फ्लेशन 7% पे है जीवेल साहब? क्यों इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है? क्यों आपने अभी तक रेपो रेट बढ़ा के रखा है? क्यों आपने अभी तक टैक्स का ब्रैकेट कम नहीं किया? क्यों ये सब नहीं किया? बताएं। ठीक है, आपने इकोनॉमी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, बाकी मुद्दों पर बिंदु रखे, पर मुझे लगता है कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या हो रहा है, बाकी देशों के साथ क्या हो रहा है, उस पर भी शायद आपकी नजर होगी। और अपने शुरुआती रिमार्क्स में मैंने ये बिंदु सामने भी रखे थे कि चाहे ब्रिटेन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, वो किस तरह की परिस्थितियों से आज के दौर में गुजर रहे हैं। लेकिन उन सबसे भी अलग, आशुतोष जी आपके पास में आ रही हूं, क्या वाकई एक संकीर्ण चश्मे से सरकार की नीतियों को और कामों को देखा जाता है और विपक्ष सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए जनता के सामने संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, भय का माहौल है, इन सब फ्रेजेस को देता है? क्योंकि जहां पर उन विपक्षी नेताओं की सरकारें हैं, वहां भी परिस्थितियां क्या है पूरे देश के सामने है। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि सच कहना चाहिए। आपके एक दर्शक ने सवाल किया कि कोविड मोदी जी की वजह से खत्म हो गया। 31 मई 2021 सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी की सरकार को बोला प्लीज स्मेल द कॉफी। अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेयर इज योर नेशनल पॉलिसी ऑन कोविड। अगर सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर नहीं होता तो कोई नेशनल कोविड पॉलिसी नहीं बनती, और सरकार को अगर डांट नहीं पड़ती प्लीज स्मेल द कॉफी एंड कम बैक विद द फाइल नोटिंग्स, ये इस एग्जैक्ट वर्ड्स थे सुप्रीम कोर्ट के, तो शायद इस देश के अंदर वैक्सीनेशन भी नहीं होता। इसके अलावा 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आपकी जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो स्लगिश, आई एम यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड। सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर कोई सरकार है, अगर कोई प्रधानमंत्री है, तो उनके काम करने के तरीके में भी गलती तो हो सकती है ना, प्रॉब्लम तो हो सकती है। क्या बीजेपी इस बात को मानेंगे कि जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया गया वो एक डिजास्टर था? जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, हजारों की संख्या में लोगों को पैदल चलना पड़ा, क्या वो डिजास्टर था? क्या डिमोनेटाइजेशन जिस तरीके से किया गया वो डिजास्टर था? उसने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, लाखों एसएमई और मिडिल इनकम वाले जो वो चौपट हो गए। जिस तरीके से जीएसटी को लागू किया, जिस तरीके से चीन आपकी सीमा में आकर बैठा हुआ है, आज तक वापस नहीं गया, क्या इस पर कभी बीजेपी के लोग को सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? मान सकता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ताओं का काम है सरकार को डिफेंड करना, रक्षा करना, लेकिन पठानकोट जिसको पाकिस्तान ने ब्लास्ट कराया था, आईएसआई से बुला के उसकी जांच कराई गई। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार कोई सरकार काम कैसे कि जिस आईएसआई ने ब्लास्ट किया उसी को मोदी सरकार बुला के कह रही कि आप आके जांच करके बताओ कि इसमें आतंकवादी गतिविधि है नहीं। अगर यह काम किसी मनमोहन सिंह की सरकार ने किया होता तो आज न जाने इस देश में क्या हो गया होता। क्या इस पर चर्चा होगी कभी? और अगर सवाल खड़े गंभीर आरोप है आतंकवाद को लेकर आपके ऊपर, जिन बातों मैं चाहती हूँ जो सवाल यहाँ पर आशुतोष जी ने उठाए उनके जवाब दीजिए।
गंभीर आरोप नहीं है। जो मोदी विरोधी जो बात कहते हैं वो आम बात है। ये मैं नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोट किया है सर। विरोधी दल सर, देश की सर्वोच्च अदालत को कोट किया है उन्होंने। उनकी मानसिकता एक जैसा है। यदि कोई पत्रकार बताइए, यदि कोई सुन लीजिए, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट यदि कोई पत्रकार यदि कोई पत्रकार ये समझता है मोदी विरोधी है, जज से मारा साहब, सुन लीजिए, यदि सुप्रीम कोर्ट मोदी विरोधी, मुझे हाँ जवाब दे दीजिए ना, प्लीज सुन लीजिए। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था इसमें द कॉपी? यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल पॉलिसी ऑन कोरोना कहा था या नहीं कहा? हाँ नाम जवाब दीजिए ना। मैं तो ठीक है, मैं जानता हूँ आप मेरे को व्यक्तिगत हमले करेंगे, अच्छा करिए। थोड़ा मैं दे रहा हूं, धैर्य तो रखिए। नहीं, यदि किसी को हमें मोदी सरकार को श्रेय नहीं देना है तो मत दो यार, ये आपकी तो मर्जी है, लेकिन देश की जनता सराहना कर रही है। दीजिए ना। यदि किसी को लगता है, मैं वही कह रहा हूं ना, किसी को लगता है ये देश को सुप्रीम कोर्ट चलाती है, ये बड़ा मूर्ख है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? स्मेल द मैं बता दिया ना कहा था या नहीं कहा था? यदि कोई कहता है, कही थी या नहीं कही थी मोदी सरकार? यदि कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट के देश को चलाती है, इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। बताइए, सुप्रीम कोर्ट आपको आगे भी कुछ कहना है तो कहता हूं। मूर्खता का पैमाना जीवीएल साहब, ठीक है, मैं सारी बातों को, ठीक है, मैं सारी बातों को एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आ रही हूँ। आशुतोष जी, एक सेकंड, मीनाक्षी, लेकिन सर एक सेकंड, आशुतोष जी प्लीज, एक सेकंड। जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो चलाती है 200, ठीक है सर। आशुतोष जी, आपकी बात को आगे लेकर जा रही हूँ सर, उसी पर जवाब ले रही हूँ। एक सेकंड सर, ठीक है आशुतोष जी, आपकी बात पर ही जवाब ले रही हूँ। अब अगर दोनों साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जा पाएगी सर, प्लीज। जीवीएल साहब, मैं इस सवाल को जो ये अलग अलग बिंदु यहाँ पर आए, एक अम्ब्रेला के नीचे इस सवाल को लेकर आ रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड सर, प्लीज सर सुन लीजिए। जीवीएल साहब, सवाल सुन लीजिए प्लीज सर। मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। आप ठीक है सर, आप बोलने का अवसर दे रही हूँ। बहस में मुख्य बिंदु खो ना जाए, इसलिए सर सवाल को रिफ्रेज कर रही हूँ आपके लिए। सर रिफ्रेज कर रही हूँ क्वेश्चन को। जीवीएल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सुन लीजिए। आशुतोष जी प्लीज एक सेकंड सर, फिर मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, प्लीज। आशुतोष जी प्लीज रुक जाइए, ठीक है, एक सेकंड प्लीज, उनका ऑडियो डाउन करिएगा, प्लीज ऑडियो डाउन करिएगा, मुझे सवाल फ्रेज करना है। जीवीएल साहब, मैं इस सवाल को जो अलग अलग बिंदु उठे, मैं उन्हें एक क्लियर लाइन में रिफ्रेज कर रही हूँ, एक अम्ब्रेला के नीचे रिफ्रेज कर रही हूँ। सवाल ये है कि अगर सरकार की नीतियों की, सरकार के काम करने के तरीके की आलोचना होती है तो उस आलोचना को सिर्फ मोदी विरोध मान लेना और यह कहकर खारिज कर देना कहां तक सही है? आलोचना करने में विपक्ष भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, मीडिया भी हो सकता है, देश की आम जनता भी हो सकती है, लेकिन उन सारी बातों को यह कहकर खारिज कर देना कि इन्हें तो भाई मोदी से नफरत है, बात खत्म करो, क्या यह जायज है? अब बोलिए सर। नहीं, हाँ, ये बिल्कुल आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और लोकतंत्र में हरेक की आलोचना हो सकती है, और एक अच्छे विपक्ष का एक काम भी है सरकार का आलोचना करना, लेकिन हर बात का विरोध करना, विरोध के नाम पर विरोध करना, इतना बड़े पैमाने पर किसी देश में इस प्रकार का वैक्सीनेशन हुआ है क्या? आपके सारे दोस्त, आशुतोष, आपके दोस्त विदेश से वैक्सीनेशन जाने निकले, क्या 2 वैक्सीन लेके आ सके? क्या बड़े बड़े दावे कर रहे थे केजरीवाल, बड़े बड़े दावे कर रही थी ममता बनर्जी, तो किस देश से लाकर देश को वैक्सीन दिलाया? क्या यह मोदी जी की सरकार का निर्णय का कारण नहीं है? मोदी सरकार इस प्रकार की रचना नहीं करती, ये किसी कोर्ट ने नहीं कहा। मोदी सरकार की नीति थी, जब पूरे विश्व में किसी को इस कोविड के बारे में पूरी जानकारी तक नहीं थी। जनवरी 2020 से काम शुरू हो गया, 2019 से। मीनाक्षी, मैं अब बातचीत के और क्लोजिंग रिमार्क्स अपने सारे वक्ताओं से लूंगी। ठीक है आशुतोष जी, आऊंगी आपके पास। अवनी जयशी, अब ये क्लोजिंग रिमार्क्स हैं, अंतिम वक्तव्य सभी से एक बार लूंगी। ठीक है मीनाक्षी, ठीक है सर, मैं आऊंगी आशुतोष जी आपके पास। ठीक है अवनी जी, पहले आप बोल लीजिए। मीनाक्षी जी, क्लोजिंग रिमार्क्स सर। हाँ, मैं एक बात पर, अगर कोविड पर अगर बातचीत करनी है, कोई मीटिंग हर 15 दिन बाद तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होती थी। मुख्यमंत्री बैठक के अंदर लॉकडाउन के लिए कहते थे, बाहर आकर के कुछ और कहते थे। सब कुछ सामने है, बात बड़ी साफ सी है। मैं डाटा पे बात कर लेता हूं। अगर 10 लाख मौत हुई अमेरिका में, पर उसके हिसाब से देखें, आंकड़ों के हिसाब से भारत में न सिर्फ भारत के लोग बल्कि तमाम लोग, 68 देशों ने भारत की बनाई हुई वैक्सीन मंगाई है। जहां भारत में पूना में सिर्फ एक सेंटर था
टेस्टिंग का, वहां पे कोविड के दौरान जितने सेंटर बने, पीपीटी एक बनता नहीं था, पीपीटी हर व्यक्ति के पास पहुंचा। ये बात देखने के लिए आपको आलोचना करनी चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी की याद आ रही है? आप कहिए ना कि एक था और सब जगह हो गया, हर गली गली में खुल गया वो सेंटर। आप कहिए कि पीपीटी किट नहीं बनता था, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचा। कहिए आप ये वो है जिन्होंने डॉक्टरों के लिए ताली बजवाई और यह हंसी उड़ा रहे थे। डॉक्टरों के लिए ताली बजवाई थी, डॉक्टरों के लिए थाली बजवाई थी, अपने लिए नहीं बजवाई थी मोदी जी ने। ठीक है, तहसीन, क्लोजिंग रिमार्क्स। दो चीज, सिर्फ वैक्सीन की बार बार बात हो रही है। भारत में एक ही वैक्सीन बनी थी, दूसरी वैक्सीन भारत में मैन्युफैक्चर हुई थी, वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थी। इसमें कोई मोदी जी का श्रेय नहीं, वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन थी। हम नेशनल टीवी पे गलत बात नहीं करेंगे। एक चीज मीनाक्षी जी, आपके कलीग्स को पूछ लेना, सेकेंड वेव के दरमियान कौन काम किया। बीजेपी के एमपीज को मैंने ऑक्सीजन सप्लाई किया, मैंने हॉस्पिटल में थे, बीजेपी के एमपीज फोन नहीं उठा रहे थे और उस ऑक्सीजन पे जीएसटी भराए। ये लोग काम नहीं कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय ले रहे। श्रीनिवासन, मैं, हम लोग काम कर रहे थे। आपके कलीग्स को पूछना ये बात, इनके एमपीज को ऑक्सीजन सप्लाई किया, जीएसटी भरते। कौन से देश में ऑक्सीजन पे जीएसटी भरा है? हमने भरा है, चेक से भरा है जीएसटी ऑक्सीजन पर। हम लोग जनता को कर रहे थे सर। वो एक इमरजेंसी और आपातकाल की स्थिति थी और जो लोग दिल से मदद कर सकते थे वो सब लोग आगे आए थे, मानवता के तकाजे के लिए आगे आए थे, इंडिविजुअल किसी पॉइंट के लिए आगे नहीं आए थे। बहरहाल मेरे पास समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए।